खबर में खुश आमदेद, मेरे साथ होता है मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें। दहशतगर्दी केस में खान साहब की अबूरी ज़मानत जो है बड़ी अफसोसनाक बात है। हमारे साहब का प्राइम मिनिस्टर जितने भी हैं वो केसेस ही भुगते रहते हैं, चाहे हमारे हालिया वज़ीर आज़म क्यों ना इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव से रोका जा रहा है। सुना है कोई मेंडिंग दी वॉल वाला मामला हो रहा है, कोई ब्रिज बनाने की कोशिश की जा रही है। इस दोनों अतराफ से तमाम स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं कि एक दूसरे की हकीकतों को समझा जाए, क्योंकि PTI भी हकीकत है तो बाकी स्टेक होल्डर भी हकीकत है। नून लीग की अपने ही वज़ीर पर तनकीद। आबिद शेर अली साहब, मुझे लगता है कि जिस तरह टेसेटली उन्होंने अपनी शिकस्त का ही इतराफ़ कर लिया हो, वो कह रहे हैं कि मैं बिजली के बिलों से लड़ूं या इमरान खान से लड़ूं, तो गोया लगता है वहाँ भी सीट उनकी बकौल उनके ख़तरे में लगती है। और सैलाब की तबाहकारी है, वही अहम सबसे खबर। सैलाब, बिजली के बिल, इस पर हम आखिर में हमारे साथ एक इंतहाई अहम और मारूफ इकोनॉमिस्ट होंगे, बात करेंगे। मगर भट्टी साहब, ये मैं भट्टी साहब सॉरी कह रहा हूँ, ये अपना मलिक साहब, ये जो दहशतगर्दी केस की एक अफसोसनाक सूरत हाल नहीं है कि हमारे जितने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, ख़ास तौर पर सियासत में जो हैं, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी ज़मानत पे हैं, अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर भी ज़मानत पे हैं। ये क्या सिलसिला है, कैसे देखते हैं आप? बड़ा अफसोसनाक है। जब अगर आप उस तरह देखें तो मेरे लिए ये दुनिया का वाहद वज़ीर आज़म होगा जहाँ पे हमने कातिल 302 जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे लगी कि वो मर्डरर है। मेरे लिए एक चीज़ रह गई थी थोड़ी सी इज्जत के, हमारे दहशतगर्द नहीं होते, हमने उस पर तरह भी मुझे समझ से बाहर है कि ये मौजूदा हुकूमत किस दिमाग से चल रही है, किस माइंड से चल रही है। और दुनिया को ये बात समझ ही नहीं आ रही कि आपका एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है, फिर वो एक वर्ल्ड पर्सनैलिटी था, आपको पता है, क्रिकेट के हवाले से, फिर शौकत खानम के हवाले से, हर हवाले से एक आइकॉनिक वैल्यू उस बंदे की, आप उसको दहशतगर्द कह रहे हैं। और ये दुनिया जिसका नाम आज की वर्ड है, आप 20-25 साल से अगर स्टडी करें तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो ईवल बनाया गया है, वो आप सितंबर 11 से चलें, वो दहशतगर्द है। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, तो मेरा हाल इमरान की मैं आज बातें, ये तो सब कह रहे हैं कि यार दहशतगर्दी का तो कोई चार्ज तो कैसे लगा दिया आपने? नहीं, चार्ज इसलिए लगा दिया कि देखिए बात आप उसके रेफरेंस से नहीं ना ले रहे। अगर आप कोई आपके साथ कोई खुदा ना खासा ज्यादती हो, अगर कोई SHO ज्यादती, मेरा एक और सवाल आपसे, देखिए हमारा जो वर्ल्ड कप है वो दहशतगर्द ने जीत के दिया था हमें। शौकत खानम अस्पताल उसने बनाया, वो दहशतगर्द बनाते हैं ये अस्पताल? सुनते जाइए, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में के वो चांसलर भी रहे, अभी ये हमारे रिसर्चर में बताया है। और जो है इसके अलावा यानी बहुत सी हैसियतें हैं उनकी, तो और सबसे बड़ी सियासी जमात के भी हैं। नहीं, थोड़ी सख्त बात करें ना। एक ऐसा दहशतगर्द जो आपकी फ़ौज को कमांड करता रहा, जो दुनिया की छठी बड़ी फ़ौज है, वो भी दहशतगर्द हो गया ना। एक ऐसा वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान का फेस रहा है 3.5 साल, ही वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। उसने मेरी तलीम की पॉलिसी बनाई, सेहत की पॉलिसी बनाई, मेरे सारे इदारों को मॉनिटर किया, वो जिम्मेदार था, लॉ मेकिंग कराई, जो भी हुई है कि नहीं, पार्लियामान में वो हेड था। अगर वो दहशतगर्द था तो मेरे ख्याल में ये तो रियासत की, आप क्या कहना चाहिए? मलिक साहब सॉरी, मैं बार ये जो ये इनको आपस में बैठना नहीं चाहिए, ये सियासतदानों को बैठकर ये आपस में नई बात करनी चाहिए कि यार ये क्या सिलसिला है कि जो है एक पे अगर अताब आता है, वक्त लेके आता है, तो दूसरा जो है वो तमाशा भी देखता है, मज़े भी लेता है, बगले भी बजाता है। तो ये इनकी अपनी कसूर ज़्यादा नहीं। इसमें मैं समझता हूँ 50-50 है। इमरान खान 50% इस चीज़ के जिम्मेदार है जो आपने सवाल किया, 50% हुकूमत है। क्योंकि मैं समझता हूँ इमरान खान की जो एक चीज़ है ना, कि एक ज़िद्दी जो उनके अंदर एक बच्चा है कि बस मैंने कह दिया आप करप्ट हैं, मैंने कह दिया आप गलत हैं, मैंने कह दिया आप चोर हैं, तो बस आप चोर हैं। मैं खान साहब ने सिवाय FIA के एक केस के कोई केस नहीं बनाया मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप नहीं। ये जो रवैया रहा है खान साहब का, वज़ीर आज़म देखें ना, मुझे 1 मिनट आप दे दें, जब आप वज़ीर आज़म रहे हैं, आप याद करें, आपने असेंबली में कभी नहीं कहा कि आओ बैठो। मैं देखें, शहबाज शरीफ एक अलग चीज़ है, अपोजिशन हेड होना एक अलग चीज़ है, एक MNA और चीज़ है, नाम पर। आपने तो कभी एक फिक्रा नहीं उनके लिए इस्तेमाल किया बतौर ह्यूमन। आपने हमेशा 2 लफ्ज़ रखे हैं, चोर, डाकू, करप्ट। मैं इनसे बात नहीं कर सकता, मिल नहीं सकता। इसको यूँ देख लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को सिद्ध के दिल से करप्ट पीपल्स पार्टी समझती रहे, ठीक है, उन्होंने केसेस बनाए, इन्होंने पीपल्स पार्टी पर केसेस बनाए। खान ने सिर्फ एक केस बनाया जो कि बड़ा वैलिड और इम्पोर्टेंट केस था, यानी ये जो 16 अरब का एक और 13 अरब का एक, कि भाई आपके चपड़ासियों के पैसे कैसे आ गए, कौन लेके आया, वो केस बनाया, नंबर 1। नंबर 2, नैब वाज नेवर अंडर द प्राइम मिनिस्टर। लोगों ने पत्थर मारे, जाके पेशी पे बुलाया गया तो उन्होंने पत्थर मारे। अच्छा, आपने जुलूस निकाले, जलसे निकाले, इमरान खान ने रोका आपको, 25 को आपने मार के PTI के वर्कर्स का बुरकस निकाल दिया। आप जरा बैलेंस शीट भी तो बनाए ना। बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट बनाए। इसने क्या, हाँ, इसने ज़बानी तौर पे कहा कि करप्ट को नहीं छोड़ूंगा, करप्ट ये है,
केसेस ना ये अदालत था ना ये नैब था। अब आपने बोल लिया ना, मुझे बोलने दे। मेरा सिंपल सवाल है, बड़ा लीडर किसको कहते हैं? बड़ी लीडरशिप उसको कहते हैं जिसका विजन बड़ा हो। मैं कहता हूँ इमरान खान के लिए इससे बड़ी पॉलिटिकल मूवी कोई नहीं कि वो पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज़ पे खड़ा हो कि चलो मैं पाकिस्तान में सेहत का एक नया निज़ाम लाने लगा हूँ, मैं अपोजिशन में 6 पाकिस्तान के 6 में से 4 सूबों का हुक्मरान है, वो क्या आओ बैठो मेरे साथ, बैठो पाकिस्तान की सेहत ठीक करते हैं। टगे टोकरी हो जाएंगे सारे पॉलिटिशियन जो उसके साथ नहीं बैठेगा। तो मुझे सुन लेना, आज अगर मैं अब आपकी तरफ गेंद फेंकने लगूँ, आज अगर इमरान खान ये स्टेटमेंट दे दे एज ए अपोजिशन हेड कह ले, पार्टी कह लें 4 सूबों का हुक्मरान है, साउथ पंजाब में एक कच्चा मकान नहीं बचा जिसका हुक्मरान अपना इमरान खान है। अगर इमरान खान अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि मैं हुकूमत को, शहबाज शरीफ को नहीं, सबको कहता हूँ आओ बैठो और सलाब पे मिलकर काम करते हैं, कौन बंदा उसको पॉलिटिकली गेन करेगा? यार ये आपने बहुत अच्छी तजवीज़ दी। तो बड़ा लीडर क्या होता है? वो आज टेलीफोन करे अपना शहबाज शरीफ साहब को कि हुजूर जरा मैं अपनी जमानत करवाऊं दहशतगर्दी के केस में, तो मैं हाजिर हो जाऊंगा आपके पास मुल्क के मकान ठीक करने के लिए। यार बात ये है कि आपने उसने कहा, उसका बयानिया था कि करप्ट को नहीं, सब लोगों का मसला था कि यहाँ करप्शन और राज्य की करप्शन हुई। 150 बिलियन तो ये खा गए जो उन्होंने IMF से लिया था। उसमें एग्जेक्टिव का कोई हाथ ही नहीं है, बल्कि इतनी वीक थी, इतनी कंप्रोमाइज थी आपकी जो प्रोसिक्यूशन है, को जो है वो मुल्जिम के घर जाके माफी मांगता रहा। अच्छा, अब आप हीरो बन रहे हैं। 3.5 साल जब आपने हुकूमत की आपको कुछ नहीं हुआ, आपने अब कह दिया कि नैब तो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, ये तो निजाम ही नहीं बचा, तो आप रिजाइन करते 3.5 साल में। आप मेरी बात जब आप देखें काजी साहब नैब लॉ पढ़े, नैब इज नॉट अंडर द एग्जीक्यूटिव, रिजाइन कर देता ना कि मैं मुल्क ठीक नहीं कर सकता। मेरी बात नहीं समझे आप, देख रहे वो तो खैर इमरान खान के लिए तो बहुत सख्त हमारे पास है ना, एक जो पैमाना है, वो तो जन्नत में हुकूमत करता है, हम तो चोर हैं, हमारे यहाँ इसलिए हमें माफी, ये आर्गुमेंट नहीं चलेगा। भाई साहब आप मेरा लास्ट फिक्रा ले लें, आप मेमोरी में जाएं, आप मैं फिर लिस्ट बताऊंगा तो सारा प्रोग्राम खत्म हो। मुझे बता दें कौन सा बंदा जेल में रहा, नवाशी अपना शहबाज को ले लें, साद रफीक को ले लें, सब अरेस्ट हुए। सर साद रफीक साहब अरेस्ट, साबिक वजीर आज़म नहीं था आपका शायद गाना बासी, वो अरेस्ट हुआ। साद रफीक साहब से मिलने गया था और मैं जेल में मिला था उनसे, ये नैब की जेल में। बड़ी अफसोसनाक बात है, उन्होंने गिला भी किया मुझसे, कहा कि जी आप, हालांकि मेरी कभी ख्वाहिश ये नहीं रही कि उन्होंने कहा था कि जी आपकी मेहनतें, हमारी कभी मेहनत नहीं होती, हम तो हर मजलूम के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जो बाकी जेलें थी बाहर से मेरी हो जाते थे। अच्छा। मैं आज खीर खानी है तो आप तो आज मैंने फिर नहीं खानी है, अंदर आपका जो है डॉक्टर जा रहा है, 5 बंदों की ड्यूटी लगी हुई है भाई, हुक्मरान कौन था? जिम्मेदार इमरान खान की जिम्मेदारी थी। तो फिर इमरान खान, तो बात ये है कि ये कार्टल्स इतने पावरफुल हैं कि इनके आगे हुकूमतें जो है वो छोड़ दें सियासत, तो छोड़ दें या ना छोड़ दें, वो छोड़ दे, तुसी सारे काम करने। वाशिंगटन DC में आप कह रहे हैं कि मैं जाके एयर कंडीशन उतारूंगा, यार ये कोई लीडरशिप है, ये कोई पावर है? मैं यही वजीर आज़म का ये काम है, वाशिंगटन DC में कह रहा है कि मैं जाके एयर कंडीशन उतारूंगा। कि आपके कार्टल्स के सामने एग्जीक्यूटिव ब्रांच सरनगू थी, तो फिर छोड़, यहाँ पे मलिक कयूम थे, यहाँ पे वो जो फौत हो गए, वो जो गवर्नरी डेथ बेड पे गवर्नरी की जिन्होंने, क्या नाम था, सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, और सारे का सारा आवा करप्ट करके इमरान खान पे मलबा डाल रहे हैं। तो आगे सुने, जरा कुछ सुने, मैं जवाब लूंगा, बड़ा टाइम है अभी, सुनाएं जी। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं, उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से वो फैलती जा रही है, बाई इलेक्शन जीते जा रहे हैं, जलसे पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े नहीं हुए। उस खौफ से ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। जी अब आप सही कह रहे, यहाँ पे मैं सही, ही इज राइट। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस तरह करना चाहिए कि हमने पहले एक पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल फेस है, कायद-ए-आज़म वाज ए फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। आपने पूरी दुनिया को बताया ये कातिल है, 302 लगाओ, इसको फांसी दो। आपने किसको माफ़ किया? आपने 22 वज़ीर आज़म है, ज़रा वो रिकॉर्ड निकाल लें, एक वज़ीर आज़म मुझे बता दें जो इज्जत से रवाना हुआ है, जो आप यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ से तो मुल्क में रहा कोई नहीं है। 100% मुकदमे पीपल्स पार्टी पर नून लीग ने किए हैं, ठीक है, और नून लीग पर पीपल्स पार्टी ने किए हैं, ठीक। इसलिए 1% भी नहीं किया किसी पे केस, सिवाय एक केस है, एक केस। मेरा सवाल इमरान खान ने सिर्फ एक केस किया, और वो भी जिसमें बड़ा सीरियस केस है, कोई वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। कभी कमर में दर्द हो जाती है, कभी जा नहीं सकते, वज़ीर आज़म का ओथ उठाने के लिए कमर ठीक है। नहीं काजी साहब, मेरी गुजारिश ये है कि आपने खुद कहा था ना कि मैंने 22 साल होमवर्क किया, आपने खुद कहा था कि मैं करप्शन ख़त्म करूँगा, आपने खुद कहा था मैं इंसाफ लाऊंगा। 22 साल में कहाँ आपका वो होमवर्क था कि आप कहते हैं जी नैब मेरे अंडर नहीं थी?
आप ऑन रिकॉर्ड अंडर नहीं होती लॉ बाय लॉ। मेरी बात तो सुन लेना, आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि यार मुझे असेंबली का इजलास बुलाने के लिए एजेंसियों की मदद लेनी पड़ती थी, तो इस टूटे फूटे निज़ाम से फिर आप तब्दीली नहीं ला सकते, तो आप छोड़ देते। मेरा ये आर्गूमेंट है, इस पे आप मेरा आर्गूमेंट ये स्टेट ऑफ अफेयर आपकी मोहब्बत में, जिनकी मोहब्बत में मुब्तला है उन्होंने बनाई है। अच्छा, उन्होंने पिछले 35-40 साल से गोरे ने जो बुरा भला स्ट्रक्चर दिया था उसका बेड़ा गर्क किया, उसमें वो दीमक लगा दी। ठीक, उस बर्बादी, वो इमरान खान की गलती थी, उसने मानी। दावा किसने किया था ठीक करने का? मैंने किया था। उसने माना उसकी गलती। और इमरान खान की तो माफी कोई नहीं ना। मैं पूरा मुल्क हजम कर गया हूं, इमरान खान ने इधर खारिज की है तो बहुत गलत है। इस तरह बैलेंस शीट बनाए। बात यह है कि एक इदारा जिसमें आपने जहां एतजाज एहसन साहब कह के गए कि ये पूरे जंगल को जो है पानी लगाते हैं, ये पुलिस में जो जराइम पेशा लोग किसने भर्ती किए, पुलिस के ऊपर तक इमरान आए, एक बटन दबाए, एक बटन दबेगा सारी रियासत ठीक हो जाएगी। एंड बाय द वे, मैं उन्हें अपना कोई जाती लीडर नहीं मानता, हमारे तारीख में और लीडर थे, मगर सवाल ये है कि जो पैमाना आपने इमरान खान के लिए बनाया है उसका 1/100 भी उधर बनाए ना तो सारे जो है। तो मेरा जो सवाल है, जब आप मुझे इस्लामाबाद में चले गए धरनों में, आपने कहा मेरे पास इकोनॉमिक एक्सपर्ट की फौज है, सुने ना, फिर गलत का ये क्या बात? गलत का ना, तो गलत का जब आपने मुझे, आप भी कभी गलत को गलत कह लिया करें भाई, आपने मुझे इतना दिलासा दिया कि जनाब हेल्थ मैं ठीक कर दूंगा, एजुकेशन मैं ठीक कर दूंगा, करप्शन मैं ठीक कर दूंगा, मैं अब ब्यूरोक्रेसी को मैं सही कर दूंगा। अब इसका चले निकला क्योंकि इमरान खान नाकाम हुआ है, लिहाजा सारे किक बैकियों को, ठेका फरोशों को दोबारा से वापस ले आए। आप टेसिडली तो सपोर्ट कर रहे हो। दिस इज योर इंटरप्रिटेशन। मैटर यही है ना कि इमरान खान जो झूठ बोला था वो गलत था, बिल्कुल ठीक है। खाते थे तो लगाते भी थे, आई डोंट मीन खाते थे और बच्चों पे लगाते थे। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मेरा ख्याल में हमें बैलेंस शीट। चलो गो अहेड, अब आगे जाते हैं। इमरान खान के हवाले से ये खबरें आ रही हैं क्योंकि एक इंटरनेशनली जो कल हमने देखा, देयर इज ऑलवेज अ मेथड इन दैट मैडनेस। मुझे ये लगता है कि इंटरनेशनल फोर्सेज जो हैं वो खान पर उनकी नज़र है और उस पर बैट करेंगे, ये लग रहा है मुझे। और इसमें अगर आप देखें BBC पे जो है जा रहे हैं हमारे लोग, PTI के लोग जा रहे हैं, कोई बड़ा अखबार नहीं है जिसकी मेन स्टोरी जो है पिछले चंद दिनों से वो हो, तो कराना की चांद ने नकलो देखिए। और हाँ, दूसरी बात ये बात ठीक है कि जो है एक ब्रिज बनाने की कोशिश हो रही है खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के। देखिए, पहले मैं ब्रिज पे आ जाता हूँ। देखिए, इस मुल्क की कुछ रियलिटीज़ हैं और हमारी भी लिमिट्स हैं एज ए जर्नलिस्ट। इस मुल्क की एक रियलिटी है, एक का नाम था नवाज शरीफ, वो गुजरांवाले में कुछ और तकरीर करता था, उसकी बेटी कुछ और बात कर रही थी, और शहबाज शरीफ बात करता था अमन दोस्ती भाईचारा प्यार मोहब्बत। मैं आप समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ का पॉलिटिशियन भी बड़ा क्लेवर है। मैं आपको जो पॉइंट कहना, इनके भी दो फेसेस रखते हैं। मुझे ये सेम चीज़ तहरीक इंसाफ में नज़र आ रही है। एक फेस है फैसल वाडा, एक है अपना हटक, अपना परवेज़ हटक, और तीसरे अपने परवेज़ अलाई साहब। ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो समझते हैं कि इस मुल्क की कुछ रियलिटीज़ हैं। एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की रियलिटी है, आप उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, आप उसके आमने सामने नहीं आ सकते। और उनका सबूत क्या है? शहबाज शरीफ की वापसी। एक बंदा एक रात पहले उस पर फ़र्द जुर्म लगती है, वो जनाब बाप बेटे बैठे हैं जनाब, वो पाकिस्तानी सिस्टम में फंसे हैं, अब मनी लॉन्डर है, दूसरे दिन बेटा होता है वज़ीर आला, बाप होता है वज़ीर आज़म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि PTI में भी यही स्कूल ऑफ थॉट है कि भाई आप इदारों से मत सामने आए, आप अग्रेशन में मत जाएँ, आप दुश्मन मत बनाएं, अपनी पॉलिटिक्स करें। यार तब्दीली तो असेंबली में हुई ना, जिम्मेदारी तो हम असेंबली पे देंगे ना। काजी साहब मेरा पॉइंट देखें जी, बात ये अगर मुझे ABCD मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है तो गलती मेरी है। मेरी बात क्लियर कर, ये तीन जो मैंने नाम गिने, ये शहबाज शरीफ है PTI के, जो ये कहते हैं कि चुप करके आराम से सिगरेट पिए, टाइम पास करे, आप अल्लाह पे दुआ मांगे, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये अंदर की बात है। आपने माशाल्लाह खुद इतना प्यारा कंक्लूजन कर दिया है, इतना कंक्लूजन निकाल दिया है कि यार वो कहते हैं बस चल रहने दो, एंजी खावा पीवांगे, ये आके कहता नहीं है नहीं, इन्हों ठीक भी करना है, जबानी कहता है, लिहाजा ये डेंजरस है। ये आपने कहा बारह डेंजरस है। नहीं भाई, वो देखो वो कह रहा है कि नहीं भाई करप्शन नहीं करनी, तो उन्होंने कहा है करप्शन नहीं करनी, फिर ऐसी रोटी को तो खानी है। तो ये दो माइंडसेट आपने खुद बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताएं कि बिल्कुल आपने ठीक कहा, पाकिस्तान की रियासत हो, इंडिया की रियासत हो, अमेरिका बहादुर की रियासत हो, एस्टैब्लिशमेंट की शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर एस्टैब्लिशमेंट होती है। आप कहें कि इंडिया में एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, या आप कहें अमेरिका में एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, बिल्कुल है, यहाँ भी उसकी एक रियलिटी है। लेकिन इसमें यह है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं यार, उन्हें पाँव रखना चाहिए।
आप कैसे अपने आप को मनवा सकते हैं अगर आप आवाम की बेहतरी के लिए करें? आज सैलाब आया हुआ है, जाएं लोगों को मकान बना के दें, तो आपकी ताकत अवाम की वेलफेयर से आएगी ना। और अवाम के पैसे में सारे खा गए हैं, फिर एस्टैब्लिशमेंट को मैं गला करता रहता हूं। मैं समझता हूं कि हमारा जो पॉलिटिशियन है ना, उसने एक बहाना बना लिया। एस्टैब्लिशमेंट होगी, वो मुदालत करती कि वो जाने। मगर मैं आपको एक कॉमन सेंस से बात बता दूं, दुनिया की, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अंटार्कटिका हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, अगर कोई पॉलिटिशियन परफॉर्म करे, दुनिया की कौन सी एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तानी सियासतदान को रोकेगी कि तुम तलीम ना फैलाओ, तुम हेल्थ के पे काम ना करो? ये काम चोरी का सारा बहाना है। मैं एक बताएं, एक चले आज हम भी कंस्पिरेसी थ्योरी की बात करते हैं। चलें फिर आप। एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि मुझे वैसे से भी कुछ लोगों के दोस्तों के जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं और अहम लोगों के जो अंदर की बातें करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि जितना भी आप इमरान खान के खिलाफ मुकदमे और केसेस कर रहे हैं, उससे वो और पावरफुल हो रहा है। अभी मुझे हरीपुर में जिन लोगों ने जलसा अटेंड किया, वो हैरान थे कि ऐसी गैदरिंग तारीख में हरीपुर में इससे पहले नहीं हुई। और हरीपुर बहुत थिकली पॉपुलेटेड, छोटा है लेकिन बेशुमार आदमी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं जनाब इसको तो आप मजीद जो है वो हीरो बना रहे हैं, और आए दिन उसका कद, पॉलिटिकल कद उसका बढ़ता चला जा रहा है। वो एक रियलिटी। तो क्या जितने इक़दामात बज़ाहिर खान साहब को अंडरमाइन करने के लिए किए जा रहे हैं, वो तो उनकी फेवर में नहीं जा रहे? काजी साहब, मैं आपसे 100 नहीं 1000 गुना एग्री करूंगा। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है। आप एक मिनट के लिए इमरान के नज़रियात को भूल जाएं, जो भी इमरान की फ़िलासफ़ी है, मुझे बता दें, इस महंगाई में, इस लोड शेडिंग में, इस बिजली के बिल में, इस तरह के निज़ाम में जिसमें आप रह रहे हैं, जहां आपका, मुझे आज ये खबर मिली है कि साउथ पंजाब से लेके सिंध तक जो लाखों करोड़ों पाकिस्तानी है जो इस मुल्क के शहरी हैं, मैं कोई आउटसाइडर की बात नहीं कर रहा, एक कच्चा मकान नहीं बचा, नॉट ए सिंगल हाउस। और मुझे पता है इसमें अगर इमरान ने पॉपुलर नहीं होना तो तुसी पॉपुलर होना है। इमरान तो एक एवरेज परफॉर्मेंस करके इतना यार आज आप वो अपना वो पीपल्स जो मुस्लिम लीग नून का वो शेर अली क्या नाम है, उसकी स्टेटमेंट दे लें। वो कहता है हम लोगों से लड़े कि बिलों से लड़े। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इस तरह की मायूसी, इस तरह की गवर्नेंस, इस तरह की लवारसी मैंने नहीं देखी। और इमरान के लिए आपकी बात आइडियल से ऊपर आपकी बात से मैं माफ़ी चाहता हूँ आज गला, ये जरा आबिद शेर अली साहब की ही बात सुना दें, जरा पता लग जाए हो क्या रहा है। साहब, बड़ा अफसोस होता है जब वो आवाम को कहते हैं जी के बढ़ जाते हैं तो क्या हुआ। लोगों की तनख्वाहें 15 से 20 हज़ार रुपया है, तो 20 हज़ार रुपया बिजली का बिल आप देंगे तो लोग चोली उठा के बदवाएं देते हैं हमें, कहते हैं कि जी आपकी कब्र में कीड़े पड़े। 550 रुपए का किलो घी मिलता है, आटा, लोगों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं अद्वियात के भी, ऊपर से ये बिजली का बिल आ गया है। इससे पहले कि हम भी आवाम के साथ खड़े हो जाए, खुदारा नई कौम को मजबूर करे कि खाना जंगी की तरफ धकेल दिया जाए। इतना थप्पा लगा, आज 10,000 बिल, खुदा की कसम मेरे घर पे लोग मुझे मुंह पर मार के गए। यार मैं एक तो खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ आबिद शेर अली साहब को कि उन्होंने अपनी पार्टी से बुलंद होकर इस मुल्क के अवाम की बात की। एक तो उन्होंने हमारा सलाम है, और यही हमारी हकीकत है। अब आपने मेरी बात साबित कर दी है। मुझे बता दें, नून को अपोजिशन कहते हैं मेरे घर तबाह दे गए हैं। अब इसकी प्रॉब्लम समझे, बैकग्राउंड में जाए हुआ क्या हुआ, ये है कि साहब ने लड़ना है ज़िमनी इलेक्शन। जब आप रियलिटी में जाते हैं, जब आप इस्लामाबाद के इनविटेशन कमरों में मर्सिडीज़ों में बैठ के पासन को हुकूमत करते हैं ना, शहबाज शरीफ साहब, वो एक अलग पाकिस्तान है। ये गया फैसलाबाद में, ये जब अपने घर से वोट लेने गया ना, तो इसको पता लगा रियलिटी का पाकिस्तान क्या है। पूरी बेरोज़गारी है फैसलाबाद में, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई। हमारा मानचेस्टर है, वो मानचेस्टर है, वो जहाँ डॉलर आते हैं, ज़रा ये भी सोचें। और इस बंदे को पता चल गया कि भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और मैं कहता हूँ आप सारी पीटीए को इकट्ठा कर लें, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी पीटीए नहीं कर सकती जो इस अकेले ने की। मैं सलाम करता हूँ साहब, सलाम, उसकी मजबूरी है। मैं वो दिल से नहीं कर रहा, आप उसको बच्चा ना समझे, उसकी मजबूरी है। मैं फिर नहीं करते यार लोग, फिर भी नहीं हमारा लीडर नाराज हो जाएगा, मैंने साबित नवाज शरीफ साहब नाराज हो जाएंगे। मैं साबित कर दिया। मैं कहता हूँ हालात ने साबित कर दिया कि अगर इस हालात में भी इमरान पॉपुलर नहीं होता, अगर लोगों को पीछे नहीं लगा सकता, मेरी सोच से बाहर पाकिस्तान में मैंने इतना डिप्रेशन कभी देखा ही नहीं है। थैंक्स टू ये हमारी जो भी आप सही कहते हैं, जो हमने 35 साल से पाकिस्तान के साथ की है, हालत आप सोच नहीं सकते। काजी साहब, आप किसी बंदे से बात कर लें, आप जाने या ना पहचाने, आप उसको छेड़ के देखें, बिजली का बिल एक पाकिस्तानी की आईडी कार्ड बन गया। आप किसी से बात करें, हर बंदे की यार वो कहता है आपका बिल कितना है, दूसरा कहता है आपका बिल कितना है। इस मुल्क में ना क्रिकेट की डिस्कशन रही है, ना वेदर की डिस्कशन रही है, ना फिल्मों की डिस्कशन रही है, ना मजहब की डिस्कशन रही है। डिस्कशन पॉइंट क्या है जी, आपका बिल कितना है, आप किसी से पूछ लें। मैं चैलेंज करता हूं। अब हम अपनी एक प्रीवियस स्टेटमेंट जो हम यहाँ करते रहे मैंने अर्ज़ किया था, मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट आई, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बच गया।
जिसने 40 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है। 20 फिर सोच अच्छा, रहे हैं। मैंने अर्ज किया था कि 80-90% लोगों का बुरकस निकल गया। वो पाकिस्तान रहता कहाँ है जो आज बचा है? वो कौन सा पाकिस्तान है? मैं जिसका बताता हूँ कौन सा पाकिस्तान। हाँ। वो पाकिस्तान है 20वें 21वें 22वें ग्रेड वाले का पाकिस्तान। वो पाकिस्तान है मिनिस्टर का पाकिस्तान। वो पाकिस्तान है MNA का पाकिस्तान। वो पाकिस्तान है कि सरकारी जो एयर कंडीशन यूज़ करते हैं। वो पाकिस्तान जो मेरे आपके पैसे पे जहाज़ों पे सैरें करते हैं, उन्होंने वो पाकिस्तान बचाया। आप उस चक्कर में आपको किसने कहा आप उसके सिटीजन है? हाउ डेयर यू? आप बोलें आप आगे। मेरा मतलब ये है कि आज मैं एक्सट्रीम राइट विंग लिबरल पार्टी के एक एक्स लॉ मेकर, वजीर भी रहे हैं, आप वजीर भी तो रहे हैं मेरे ख्याल में, आज उन्होंने इस निज़ाम के अंदर जो तबकाती तफरीक है वो एक बुनियादी तौर पर सरमायादाराना सियासत करने वाली पार्टी के आइकान है। मियाँ साहब के रिश्तेदारों में से आते हैं। ये वजीर बिजली रहे हैं, वजीर बिजली रहे, सॉरी, माफ आपकी इत्तला के लिए। आज उन्होंने ये कह दिया कि ये जो तबकाती तफरीक है इसमें उस पॉलिटिक्स की गुंजाइश नहीं रही जो हम 35-40 साल से कर रहे हैं। आज ये टेसेटली ने बहुत से एतराफ़ किए हैं और आज इसीलिए इमरान खान पता नहीं कितने उनके होंगे मदाहीन, वो सिचुएशन उन्हें क्रिएट कर रही है। वो जो आवाज़ निकाल रहे हैं सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर गई उनके साथ। तो क्या हमारी सियासी पार्टी और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी जो गरीबों की पार्टी जिसका मंशूर आज भी मैं कहता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मंशूर था उसको खोलें। आज वक्त नहीं आ गया, ये लग नहीं रहा ये रेलेवेंट हो गए हैं। काई साहब देखें, वो कहते हैं ना कि आप जमहूरियत की एक प्लस भी है कि अगर टाइम आप लोगों को देंगे लोग गलत फैसला नहीं करेंगे। मुझे याद है मैं टीन एजर था जब ये 77 का जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लाहौर की मैं बात करूँ, मैं आपको अपनी होश से कह सकता हूँ लाहौर भुट्टो का शहर था। मगर इन लोगों ने जमहूरियत की जितनी मर्जी आप खामियाँ निकालें, अगर आप लोगों को मौका दें, आज मुझे जीत के दिखाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से, लाहौर से, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, परफॉर्मेंस। एक दफ़ा एक काम तो कर लें जी प्लीज़। अगर जनाब मोहतरम भुट्टो ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, कभी वो अपने नाना वाला नारा तो लगा के दिखाएं, वो सवाल रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है। मैं आपको एक पर्सनल वाकया बताऊं, मैं और अपना अरहमीद भट्टी, हमारा पता है आप उससे प्यार है। एक दिन मुझे किसी ने, दोनों को मैं बुलाया तो मैं हैरान रह गया, मैंने सर पकड़ लिया। मैं लाहौर वॉल सिटी का पैदावार हूँ, भट्टी भी कृष्ण नगर का। तो हम जब गए ना, वो बैरिया टोन यहाँ से वीज़ा लगता है, रास्ते में कस्टम होता है, कोई 45 किलोमीटर के फासले पर जब पहुँचे तो मैंने सर पकड़ लिया कि ये आज की पीपल्स पार्टी है जिसके लिए आपको कम से कम 15-20, उस ज़माने की मैं बात करूँ, 40-50 लाख की गाड़ी चाहिए, बिलावल जहाँ आपने नया पीपल्स पार्टी का दफ्तर बना दिया। तो मैं सोच रहा था, मैं कहा भुट्टो अगर आसमान से देखे कि यार तुमने ये मेरी पार्टी का हाल किया, एक बहुत अमीर आदमी से वो तो फेरी वाले के साथ बैठ जाता था। तो फिर वही बात है। मतलब है, वो तो वाकई। देखिए भुट्टो मरा नहीं है, अब पूछे वो मेरा क्या मतलब। भुट्टो का मतलब है जिस पाकिस्तानी को रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा, जिस पाकिस्तानी को तालीम नहीं मिल रही, जिस पाकिस्तानी को बिजली नहीं मिल रही, जिस पाकिस्तानी को इज्जत नहीं मिल रही। और ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं कोई लवर ऑफ भुट्टो नहीं हूँ, मैं एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट हूँ। भुट्टो वाहद बंदा था जिसने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की, एक पाकिस्तानी का हक है। वो गैप है, वो इमरान आए पूरा कर दे, वो काजी सईद पूरा कर दे, वो आरफ भट्टी पूरा कर दे। आपके अंदर ये गैप है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये हो भी नहीं सकता। और इमरान है ऐसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर इमरान ने भी परफॉर्म ना किया तो फिर साढ़ा ही बात है। एक ब्रेक है, जब हम ब्रेक से नाज़रीन वापस आएंगे तो ये तो हमने ऐसी लाइट वेन में डिस्कशंस किए हैं मौज़ूआत पे भी, मगर अब वापस आके हम मैशत के जो प्रेसिंग इशूज़ हैं ख़ास तौर पर उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ होंगे डॉक्टर हफीज़ पाशा, बड़े मारूफ मैशतदान हैं, हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे मैंने अर्ज़ किया था, मोहतरम डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब एक बड़ा मोतबर नाम मैशत की दुनिया का। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब ये है कि यहाँ पे कहा गया था एशियाए तय्युश पर पाबंदी लगा दी गई। पहले फेज़ में पाबंदी उठा ली गई और कहा गया कि यहाँ 500-600% ड्यूटी लगा दी जाएगी, कि बड़ी प्रोहिबिटिव ड्यूटी लगा दी जाएगी। अब कह रहे हैं जनाब कि वो तो IMF और वर्ल्ड बैंक वाले मानते ही नहीं कि आप हमारे सामान पे ड्यूटी लगा रहे हैं, चुनांचे वो भी वापस हो गया। तो ये क्या हमारा हल है? 1.8 बिलियन हमें मिलने हैं, फिर कुछ उधर से हाउ डू यू सी? और फिर आज IMF ने हमारी जो फिगर्स दी हैं इसकी इन्फ्लेशन की, उन्होंने कहा ये तो रहेगी 20% से ज़्यादा। तो हाउ डू यू लुक एट आवर इकॉनमी इन द कमिंग ईयर्स या मंथ्स डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, मेरे पास कोई इस वक्त कोई बहुत अच्छी खबर नहीं। अफरात ज़र के बारे में मैं ये कह दूं कि पिछले महीने जुलाई के महीने में अफरात ज़र की रफ्तार 25% तक जा चुकी। अब ये देखिए, IMF के प्रोग्राम के वजह से और हमें अपने ज़रूरियात की वजह से आपको गैस की कीमतों में अनखरीद 50% का है। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज बिजली पर आप तकरीबन 9 से 11 रुपए तक फी किलोवाट आवर ले जा चुके हैं। तीसरी तरफ आपको अपना जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके बेस टैरिफ में 9 रुपए का आगाज़ बढ़ाना है अगले कुछ हफ्तों में। और चौथी तरफ जो सबसे बड़ा धमाका है वो है कि आपको पेट्रोलियम लेवी कुछ महीनों में 50 रुपए फी लीटर तक ले जाना है। ये सब चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो ये कहना कि अफरात ज़र जो है उसमें कुछ कमी आ सकती है, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स ये मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा होने वाला है। अब आप ये देखिए कि हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स तो 40% से ज़्यादा है। तो नतीजा ये है कि ये हद से ज़्यादा प्रेशर लोगों पर हम डाल रहे हैं। अब आपको एक छोटा सा मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दे दूं कि जुलाई के महीने में मेरे जो बिजली की बिल आई है, एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, 2.5 गुना ज़्यादा, जबकि कंजम्पशन में कोई इजाफा नहीं। तो ये इस तरह के जो हालात मुल्क में हो गए हैं, इसके और इसके ऊपर एक सबसे बड़ा जो परेशान कुन फैक्टर है वो है सैलाब के असर। आप देखेंगे कि खाने पीने चीज़ों के ख़ास तौर पे सब्ज़ी, आपके मुख्तलिफ दाल, ये सब चीज़ें जो पाकिस्तान में होते हैं वो काफ़ी हद तक उनमें नुकसान आ चुका है। फसलें नुकसानदेह हालत में हैं। इससे और इजाफा होगा। अब आप ये देखिए कि सब्जियों की कीमत 40, 50, 60% तक जाती है। तो ये ऐसा वक्त तारीख था जबकि पाकिस्तान में सबसे बुलंद अफरात ज़र हो चुका है और उससे ज़्यादा बढ़ने का बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। मेरा बड़ा सादा से एक सवाल है, तो ये जो सारे मसाइल हैं, क्या हमने वो IMF बेल-आउट पे ज़िंदा रहना है? मैं रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी पार्टीज़ आ गई, 4 जर्नैल भी आ गए, तो क्या हमने हमारे इतनी अकल ये इतनी हमारी सलाहियत है कि हम IMF के पास जाएं कि हमें बेल आउट दें, कर्जा देना है, कर्जे के लिए पैसे चलाएं और हम बैठ के रोते रहें? इससे इस साइकिल से हम किसी तरह बाहर आ सकते हैं? देखिए, मैं जो दास्तान है पाकिस्तान की दुनिया में, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो तकरीबन सबसे ज़्यादा IMF प्रोग्राम में जा चुका है। सबसे पहला IMF प्रोग्राम जो था वो मुशर्रफ साहब के आखिरी दिनों में किया गया था 1988 में। उसके बाद में आज हम 23वें प्रोग्राम में मौजूद हैं। अब आप ये सोचिए कि तकरीबन 35-40 साल के रेंज में तकरीबन हर दूसरे साल पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में जा चुका है। इसके बरक्स हिंदुस्तान एक ही दफ़ा गया है और बांग्लादेश 3 मरतबा। हमारे साथ मसला ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि मुश्किल जो डिसीशंस हैं, अब आप देखिए कि आप कर्जे का जो पैमाना है वो आसमान तक जा चुका है। इस साल हमारे कर्जों का लेवल 130 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और इस साल हमें कर्जों की वापसी पर 21 अरब डॉलर देंगे। होता ये कि ये जो हम बाहर से पैसा लेते हैं, हम इसको अपने तिजारती खसारे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। तो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है और पैसे वापस करने की सलाहियत, उसमें कोई इजाफा नहीं होता और नतीजा ये है कि हम कर्जों के बोझ में डूबते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इस साल हमें तकरीबन 35 से 40 अरब डॉलर की रिक्वायरमेंट है। इस वक्त आपके रिजर्व्स जो हैं वो 8 अरब डॉलर के लेवल पर गिर चुके हैं। तो यकीनन इस मर्तबा हद से ज़्यादा परेशान कुन पोजीशन। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ज़रा एक नजरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अगले दिन मैं एक पोस्ट देख रहा था, डॉक्टर तैमूर रहमान रम्स में पढ़ाते हैं
कि चाइना में जो इन्फ्लेशन है ऑलमोस्ट ज़ीरो है और कई दहाइयों से है। फिर उन्होंने वजह बताई कि स्टेट की इंटरवेंशन जो है ट्रांसपोर्ट, हेल्थ और हाउसिंग में उसकी वजह। डॉक्टर साहब, जॉर्ज सोरोस ने कहा था मार्केट फोर्सेस डू नॉट मूव लाइक पेंडुलम, दे मूव लाइक अ रैकिंग बॉल। ये जो मार्केट फंडामेंटलिज्म है ये तो हमें हर जगह क्रैश करता नजर आता है। अमेरिका में सिविल वॉर की बात हो रही है इलेक्शन 2024 में। डोंट यू थिंक वी शुड हैव टू रीविजिट आवर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स? ये तो बड़े एंटी पीपल साबित हुए हैं और जो थेरीज थी वो उल्टी हो गई। मैं कुछ दिनों से यही कहता रहा हूं और मुझे काफ़ी लोगों ने परेशान भी किया जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। हमारे निज़ाम में तब्दीली की बहुत बड़ी तब्दीली, शायद पहले दफ़ा भी मैं आपसे ये जिक्र कर चुका हूँ। देखिए, हमारी जो एलीट है, शुरफा जिसे हम कहते हैं, इस कदर उन्होंने मरात लिए हुए हैं कि आज पाकिस्तान के जो टैक्स निज़ाम है या कीमतों का रुझान है या ज़मीन और पैसों पे एक्सेस, लोन्स पे एक्सेस, ये सब मिला लें तो हमारा जो अमीर तबका है इस मुल्क के मुश्किल से 5-10% घराने 4000 अरब के मरात ले रहे हैं। 4000 अरब कब तक ये चलेगा? मुझे ये बताइए। आपकी टोटल रेवेन्यू जो है पिछले साल 6100 अरब की थी, जिसमें से आपको तकरीबन 3500 देना पड़ा प्रोविंसेस को, तो आपके पास बचे हैं 2600 अरब इस्लामाबाद में, और मराद आपने दिए हुए हैं 4000 अरब के। ये निज़ाम इस बोझ को, अच्छा डॉक्टर साहब माफी चाहता हूं, मैं यही बड़ा अहम आपने कहा, ये 4000 वो कैसे ले जाते हैं? हाउ, क्या कहाँ खर्च होता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं अगर आप मुनासिब समझें। जी प्लीज गो अहेड सर। हमारे सेंसस के तहत, एग्रीकल्चरल सेंसस के तहत ये वाज़ेह हुई है कि पाकिस्तान के 1% जो किसान हैं जिनको हम जमींदार कहते हैं, माशाल्लाह 1% जमींदारों के पास 22% जमीन है, वो भी अच्छी जमीन जो इरिगेटेड है ज्यादा। उनकी सालाना आमदनी जो है वो 1600 अरब के करीब है नेट। टैक्स कितना देते हैं पाकिस्तान भर में? एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स खींच खांच के 3 अरब। प्रॉपर्टीज पे आ जाइए, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स, शहरों में बड़े बड़े घर मुख्तलिफ इलाकों में, सिविल मिलिट्री वगैरह सब इलाकों में बड़े बड़े घर 2-2 हज़ार गज के प्लाटों में, उनकी सालाना रेंटल वैल्यू जो है वो 850 अरब है। बड़े शहरों की बात कर रहा हूं मैं। हमें प्रॉपर्टी टैक्स से कितना मिलता है? 16 अरब। तो निज़ाम कैसे चलेगा जब सबसे अमीर तबका जो है वो बिल्कुल टैक्स के निज़ाम से काफ़ी हद तक अपने को बिल्कुल एग्जेम्प्ट या कम कर चुका। देखिए, ये वक्त आ चुका है पाकिस्तान में। आज को मैं आपको एक और स्टैटिस्टिक दे दूं जो हैरत अंगेज है। हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, पिछले साल 1800 अरब रुपए हमें उन पे खर्च करने पड़े। 1800 अरब, खासतौर पे पावर सेक्टर पे ही 1100 अरब। आपको सुन के शायद ये बात की हैरत होगी कि ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस 1800 अरब जो बोझ डाल रहे हैं, हमारे डिफेंस बजट से भी ज्यादा हो चुका है, जो कि 1400 अरब के करीब। क्या हमने नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज कर दी है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सारी जिंदगी हमने रिसर्च की, पाकिस्तान पर जिंदगी गुजारी है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हद से ज्यादा निज़ाम में, जिसे कहते हैं कि नाइंसाफी बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा, मैं, आप प्रोफेसर भी हैं, जब आपने कहा कि वो एक हुक्मरान क्लास है 4000 अरब की मरात ले रही है, तो ये जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है, फिर ये फेल हुआ कि जो हम इलेक्शन लड़ते हैं, जो तकरीरें होती है, मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि मैं आपको पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा, तो इसका मतलब है कि हम सियासत से, वोट से इस निज़ाम को नहीं बदल सकते, ये फेल हो गया। और दूसरा निज़ाम जो था उसमें नाइंसाफ़ी कम नहीं हुई, बड़ी है।
मुशर्रफ साहब के दौर में अगरचे हमारे शरह नमू कुछ बेहतर रहा, मगर इनइक्वालिटी, नाइंसाफी बढ़ी उस जमाने में बहुत तेजी से। अल्लाह का शुक्र है कि 90s में जब हल्की फुल्की जमहूरी हुकूमतें थीं जो वो काफ़ी तेज़ी से बदलती रहीं, मगर उसके बावजूद प्रायोरिटीज़ बेहतर थीं। हम सेल्फ सफिशेंसी हमने हासिल किया वीट की कल्टीवेशन में बाय द एंड ऑफ 99-2000, और दूसरी तरफ इनइक्वालिटी में थोड़ी सी कमी आई थी उस समय। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आप अभी हमने एक वजीर, साबका वजीर जो हैं उनका, आपकी लीडरशिप हो जी जी उससे बात कोई मुकम्मल खास नहीं पड़ता, इसलिए कि लीडरशिप खुद उस शरफा का हिस्सा है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा अहम एंगल, अभी मैं एक साबिक वजीर मुस्लिम लीग नून के जो हैं उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, और उन्होंने बड़ी खौफनाक बात की। वो कहने लगे जब मैं वोट लेने जाता हूँ आगे बिजली के बिल लोग दिखाते हैं। ये जो स्टेबिलिटी है मुल्क की जिस तरीके से आ रही है, तो क्या यहाँ पे खौफ नहीं आता इन्हें कि सियासी अबतरी हो जाएगी, इमरान खान की मूवमेंट तो पीछे रह जाएगी, ये बिलों की मूवमेंट, तो ये इन्हें समझ नहीं आती कि कुछ करें इस पे? डॉक्टर साहब देखिए, बात यह है कि बिजलों के बिल में जो इजाफा हुआ है, मेरे अपने बिल में 2.5 गुना इजाफा, और आप ये सोचिए कि मेरे घर में जो खातून आती हैं उनकी बिल आई है इस महीने 5,000 रुपये, वो बेचारी कैसे दे? बात यह है कि लॉसेस बेशुमार, इनएफिशिएंसीज बेशुमार, करप्शन कलेक्शन में बेशुमार, रॉन्ग चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट्स, हाई रिटर्न्स टू आईपीपीज। मैं ये लिस्ट आपको लंबा चौड़ा 1 घंटा सुना सकता हूँ। हमारा पावर सेक्टर हमारा मुल्क का ब्लैक होल बन चुका है। पिछले साल 1100 अरब खा चुका है, और उसके बावजूद सर्कुलर डेट तकरीबन 2,500 अरब से भी ऊपर जा चुका है। वो ऐसे सिचुएशन में यकीनन जो मगर डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रहा था, आपने तजारती खसारे की बात की, ट्रेड डेफिसिट को $50 बिलियन के करीब है। मेरा सवाल ये कि क्या हम इस तरह कर सकते हैं कि एलसीज बंद कर दें और इंपोर्ट्स बंद कर दें तो हम ये खसारे से बच सकते हैं? कि ये कोई सेंसेबल सोल्यूशन है कि कोई और सोल्यूशन है? देखिए, सोल्यूशन ये है कि यकीनन आपको वक्ती तौर पर अपने हम जो टैरिफ लगाते हैं ना, कस्टम्स, उसमें कुछ इजाफा करें। इस वक्त 3 से 20% तक हमारे टैरिफ्स, और एक वक्त ऐसा भी था जब मैं हुकूमत में था, कोई 30 साल पहले, 120% तक हाईएस्ट रेट था। उसको कम करते गए आने वाली हुकूमतों ने, और उसको 20% पे ले आए, और ऐसी लग्जरी आइटम्स पे भी सिर्फ 20% लगाकर, देखिए उसको अब वापस कुछ हद तक बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि रेगुलेटरी ड्यूटी 600% लगा दें तो स्मगलिंग शुरू हो जाती है, उसको कोई फायदा नहीं। आप इस तरह करें कि जो आपका रेट स्ट्रक्चर है वो 5 से 30% तक कम से कम ले जाएं, या 35%, तो उससे एक थोड़ी सी मॉडरेशन इंपोर्ट्स में आएगी। मगर असल मसला और सोल्यूशन जो है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है। आपने हैरत अंगेज हरकतें की हैं पिछले 2-3 साल कि जो भी इंसेंटिव्स हम एक्सपोर्टर्स को देते थे वो आपने वापस ले लिए। हमने 0 रेटिंग की थी डोमेस्टिक सेल्स की, उसको वापस ले लिया आपने। हमने पिछले दिनों ये पता चला है कि जो हम बिजली की जो रेट है वो 9 सेंट फी किलोवाट आवर रखा था, वो खबर आई है कि उसको भी वापस ले रहे हैं। देखिए, इस वक्त आपके बदन का खून जो है, लाइफ ब्लड जो है, वो आपके एक्सपोर्ट, और वो गिरना शुरू हो गया। हमारे पास लॉन्ग रन में सिर्फ एक ऑप्शन है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। हम बांग्लादेश, हिंदुस्तान में जो इंसेंटिव्स वगैरह दिए हुए, उनसे खुदा के लिए सीखे। वो उन्होंने हमसे सीखा। हमारे बोनस वाउचर स्कीम को बांग्लादेश पिछले 30-40 साल से चला रहा है। हम अपने एक्सपोर्ट्स को मुराद नहीं देना चाहते।
प्रोडक्टिव चीज को बढ़ाते देना चाहते हैं, मगर जमीन पे दे देंगे, घरों पे दे देंगे, एक्सपोर्ट पे नहीं देंगे। ये तो बिल्कुल नामुनासिब और गलत पॉलिसी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक थोड़ा सा अपनी लर्निंग के लिए सवाल करना चाह रहा हूँ। कुछ एक्सपर्ट समझते हैं कि अगर रियासतें, जो आपने एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी की बात की है, कि अगर रियासत लॉन्गर रन में ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट नहीं करेगी, लोगों को अच्छा ब्रेन नहीं बनाएगी, आप इकोनॉमिकली एक्सपोर्ट में पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकते। तो लॉन्गर रन में हमें पाकिस्तानी अवाम पे पैसे लगाने पड़ेंगे। ये कितनी अक्लमंदाना बात है ये, या मैं ऐसे ही वो एक प्रोपेगेंडा ही है? नहीं, देखिए बात मुनासिब है आपकी, ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है, मगर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने तारीख में इसको कम प्रायोरिटी दी है। हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूएन वाला है, उसमें हम साउथ एशिया में सबसे नीचे। मगर मसला ये रहा है कि तारीख में हमें, चूंकि हमारे साथ एक बड़ा हॉस्टाइल नेबर मौजूद है, हमें बहुत से साल ऐसे गुजरे हैं हमारे 75 साल की तारीख में कि हम डिफेंस पर एजुकेशन और हेल्थ के बरक्स 2 से 2.5 गुना ज़्यादा खर्चा करते रहे हैं। इसकी वजह से खास तौर पे 90s में और उसके बाद में भी, उससे पहले भी 80s में, हम अपना इन्वेस्टमेंट हायर और क्वालिटी एजुकेशन में नहीं कर पाए, और यकीनन वो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। मगर उसके बावजूद मैं आपसे एक बात बताऊं, हमारा मुल्क का कारीगर इस कदर इसमें सलाहियतें हैं, मुझे फख्र से कहना पड़ता है कि आज वर्ल्ड कप का फुटबॉल हमारे यहाँ बन रहा है। हमारे यहाँ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं हमारे वर्कर्स, मेडिकल दवाइयाँ बनाते हैं, लेदर गारमेंट्स बनाते हैं। सलाहियतों की कोई कमी नहीं। अगर निज़ाम में एक ऐसा सिलसिला हो कि ऐसे छोटे छोटे इदारे, SMEs वगैरह को हम सपोर्ट करें, उनको क्रेडिट और मिले, उनको। डॉक्टर साहब, मेरे आखिरी लम्हे में अहम बात, एक ग़िज़ाई किल्लत की बात हो रही है। जितना हमारा लाइफ स्टॉक बह गया है, घर भी तबाह हुए, फसलें भी तबाह हुई, तो कोई इस सिलसिले में भी आपको लगता है कि हुकूमत को करना पड़ेगा, वरना ये अबतर हो जा सकती है सूरत हाल? ये बिल्कुल करना पड़ेगा। नुकसान हद से ज़्यादा हुआ है, ये तारीख का शायद सबसे नुकसानदेह सैलाब साबित होगा। और इसकी वजह से क्विकली, अच्छा डॉक्टर साहब क्विकली सवाल है, 3 साल पहले हमारे यहाँ कहा जा रहा था कि खुश साली है, पाकिस्तान में पानी नहीं है और इकॉनमी नहीं चल सकती। इस वक्त सूरत हाल है कि हर जगह सैलाब है, पानी है, अब कहते हैं इकॉनमी नहीं चल सकती। का किधर है? क्या खुशहाली हमारी दुश्मन है कि पानी हमारा दुश्मन है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। दुश्मन ये है कि 1984 के बाद में आपने एक डैम नहीं बनाया, बस रास्तों के पीछे पड़े रहे। हाईवेज हाईवेज हाईवेज, असल प्रायोरिटी होनी चाहिए थी डैम्स की। शुक्र करें कि भुट्टो साहब ने शुरू किया और फिर मुशर्रफ साहब के दौर में तरबेला बना। हमने इन्वेस्टमेंट की नहीं वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट में। हिंदुस्तान ने बेशुमार डैम्स बनाए, सौओं से। ये दरअसल तारीख की डेवलपमेंट के लिहाज से तालीम और सेहत के बाद सबसे बड़ी गलती मैं समझता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है, आई हैव टू लीव इट देयर। आपके जो इतनी दानिशमंदाना गुफ्तगू थी, इनसे कुछ सीख सकेंगे हमारे हुक्मरान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। अब एक आध मिनट है, तो आपको एक और जो मुल्क में तरक्की हुई है उसके बाबत में बताना चाहता हूँ कि हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब मोहतरम, उन पर गुजरात में दहशतगर्दी का पर्चा हो गया है। तो इसमें समझते हैं कि मैशत में कुछ बेहतरी आएगी इस तरह से? काई साहब, बड़ी अनफॉर्चुनेट है, जब हम इन जैसे पढ़े लिखे लोगों से बात करते हैं तो सिवाय मायूसी के कुछ समझ नहीं आता। मुझे तो मतलब सवाल करते बेबसी महसूस होती है। हम किधर जा रहे हैं? सीधी सीधी हम वफाक और सूबों की लड़ाई में जा रहे हैं। KPK में PTI है, पंजाब में PTI है, फेडरल में आपको पता है सारी पीपल्स पार्टी नून बैठी। तो अगर हम इस तरह ही लड़ते रहेंगे, वो जो आपने शुरू में कहा था कि यार ये सियासतदान बैठ नहीं सकते, मेरा हाल ये लड़ सकते हैं और ये
इसके बाद अगर वहाँ पे मुकदमा हो तो आपको इस्लामाबाद से खबर आ जाएगी FIA ने फ़लाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ ली है, फ़लाँ ने चोरी पकड़ ली है। तो ये मेरा हाल 22 करोड़ हम तमाशे ही देखते रहेंगे, ये अपनी लड़ाइयाँ करते रहेंगे। और मैं इसमें दोनों को ज़िम्मेदार समझता हूँ, इमरान खान को भी और शहबाज शरीफ। वो तो है, लेकिन नाजरीन अब चूँकि वक्त ख़त्म हो चला है, मगर इतना कह दूँ कि हमारे वज़ीर आज़म पर ज़मानत पर हैं, हमारे लीडर सबसे बड़े ज़मानत पर हैं, हमारे वज़ीर दाखिला जो हैं वो इस वक्त उनके खिलाफ़ केस दर्ज हुआ है गुजरात में, मुझे अभी भी बताया गया है। और मैशत जो है अंधे गार में गिर रही है। हमें कोई होश करके हम बचा लें, और उम्मीद है और दुआ आपके साथ कि हमें हमारे ये हुक्मरान बचा लेंगे। इजाज़त दें, अगले हफ्ते मंडे को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।